मई 2025 का एग्जाम अब बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। बच्चों के पास 20-25 दिन बचे हैं। और बच्चों, मैं आपके लिए इस चैनल एकाग्रता सीए फाउंडेशन पे लेके आ चुका हूं अकाउंट्स की स्ट्रेटजी। तो चलिए काम की बात करते हैं और शुरू करते हैं कि भाई किस प्रकार से आपको अपने मई 2025 की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब हो सकता है कि इस वीडियो को कुछ सितंबर के बच्चे देख रहे हो, तो बंद मत कर देना वीडियो, क्योंकि बेटा वैसे भी तुम अपना टाइम वेस्ट ही करने वाले थे। चलो एक काम करो, 7-8 मिनट इस वीडियो को देखो। बहुत सारी चीज आपके भी मतलब कि इस वीडियो में मैंने रखी है जो आपके सितंबर अटेम्प्ट के बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात यह कि अगर हम डेज काउंट कर लें, है ना, देखो हमको अपना टारगेट अचीव करना है तो अपने दिन पता होने चाहिए कि भाई इतने दिन बचे हुए हैं अपना टारगेट अचीव करने के लिए। बेटा डेज काउंट कर लेते हैं। 20-21 अप्रैल को आपको ये वीडियो मिल रही होगी। मैं 15 मई तक जा रहा हूं। 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 5 दिन उधर के मतलब 11, 12, 13, 14, 15, ये 4-5 दिन मैं छोड़ दे रहा हूं। और पेपर से पहले एक एक दिन की छुट्टी है, तो आप अपना रिवीजन करोगे, नोट्स बनाओगे। तो मैं इस वीडियो में उन दिनों की बात भी नहीं करने वाला हूं, यानी कि डे बिफोर एग्जाम में आप अपने नोट्स पढ़ो। मैं आपके लिए मैराथन लेके आऊंगा, टीचर्स आपके मैराथन लेके आएंगे इसी चैनल पे, एकाग्रता सीए फाउंडेशन के चैनल पे। तो अपनी मैराथन देख लेना, अपना रिवीजन कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बात करने वाले इन 20-25 दिन की स्ट्रेटजी के बारे में। देखो सबसे पहली बात बेटा, मैं आपको ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं देने वाला हूं जो अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं खुद फॉलो ना कर पाता। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी को इस प्रकार से आपको बता रहा हूं कि अगर मैं स्टूडेंट होता, अगर मैं फाउंडेशन का पेपर देने जा रहा होता और मेरे पास 20-25 दिन होते, तो मैं क्या करता। सबसे पहली बात बेटा, मैं क्या करता, मैं अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटी टेबल में डिस्ट्रीब्यूट करता। ठीक है सर, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा? बहुत सिंपल सी बात है। आप अपने बीओएस नॉलेज पोर्टल पे जाओगे, वहां पे आपको सेक्शन या स्किल वाइज वेटेज मिलेगा। सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, अकाउंटेंसी में आपके ये सारे यूनिट्स आने जो आपका अकाउंटिंग का पेपर होने वाला है। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जब टाइम कम होता है ना, तो हमें अपनी प्रायोरिटी को फिक्स करना चाहिए। जैसे बेटा पैसा कम है, अब मेरे पास 20 रुपए या मेरे पास 100 रुपए या मेरे पास लिमिटेड अमाउंट है, तो मैं सोच समझ के खर्च करूंगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप सोच समझ के खर्च करिए, सिंपल बात। ठीक है, क्या करो बेटा, सिंपल है। जिन चैप्टर्स का वेटेज आपके एग्जाम में ज्यादा है, आप उन पे पहले फोकस करो, और जिन चैप्टर्स का वेटेज कम है या जो आपको अच्छे से आते हैं, उन पे बाद में फोकस कर लेना। तो बेटा ये आपके सामने प्रायोरिटी टेबल है जो मैं फॉलो करता एज ए स्टूडेंट अगर मैं सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने जा रहा होता। सबसे पहले मैंने रखा है बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी पे 2 यूनिट्स को। अब देखो यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यानी कि जो आपकी 4 यूनिट है, क्या क्या आता है बच्चों? अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस आती है। ठीक है, मतलब आपका कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, इसके अलावा बेटा आपका जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये जितनी चीजें आ जाएंगी। अकाउंटिंग की प्रोसेस आ गई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ गया, इन्वेंट्री वाला चैप्टर आ गया, डेप्रिसिएशन का चैप्टर आ गया। इसके अलावा बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके सामने आ गया और प्रोमिसरी नोट आ गया। बेटा इसका वेटेज अगर आप उस बीओएस नॉलेज पोर्टल पे जाके देखेंगे तो इसका वेटेज इंस्टीट्यूट के हिसाब से 30 से 35% का है। सबसे बड़े यही 4-5 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। तो बेटा सबसे पहले इसको पढ़ लो। अब हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर ये तो मैंने क्लास 11 में पढ़ा हुआ था, मैं तो क्लास 12 पास कर चुका हूं, मुझे तो बस रिवाइज करने की जरूरत है। ये तो और अच्छी बात है, सिर्फ रिवाइज करना है, करके खत्म करो। ठीक है, और खत्म करने का मतलब ये कि पढ़ो और क्वेश्चन भी लगाओ। फिर आते हैं बेटा अपने सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको क्या क्या रखना है? यूनिट नंबर 7, 8, 9, जहां पे आपको फाइनल अकाउंट्स अगेन 11th में, एनपीओ क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपको कंप्लीट कर लेना है। 20 से 25% आपका वेटेज है। बेटा ये वेटेज मैं नहीं कह रहा, ये वेटेज आपका आईसीएआई का मॉड्यूल बताता है। सर वेटेज हम कहां से देख सकते हैं बेटा? ये देखिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खुली हुई है आपके सामने, वेटेज आपको यहां पे पता लग जाएगा। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जैसे कि अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, ये आपका हो गया बेटा 30 से 35% का। तो यही वेटेज मैं आपको बता रहा हूं। तो इधर आ जाते हैं, इतना हो गया बेटा, इतना आपने सबसे पहले कवर कर लिया। और आज मैं अभी इस वीडियो में सिर्फ अकाउंटिंग को ही ले रहा हूं। ठीक है ना, सिर्फ अकाउंटिंग की स्ट्रेटजी जो है डिस्कस कर लेते हैं बेटा। उसके बाद आते हैं सेकंड प्रायोरिटी पे, जो आपको खुद से पढ़ना है। मैं आपके लिए क्या क्या लेके आऊंगा वो आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाओ बेटा, यूनिट 10 आपका उठाओ, पार्टनरशिप और एलएलपी। बेटा पार्टनरशिप एलएलपी में आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर पढ़ लो भाई पार्टनरशिप अकाउंट्स में। उसके बाद आ जाते हैं, ये 15-20% का आपका होता है। फिर आते हैं बेटा यूनिट 11 पे, आपके कंपनी अकाउंट्स पे। अब कंपनी अकाउंट्स बेटा 15 से 25% आपका वेटेज बनाता है, तो आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ लो। कंपनी अकाउंट्स में अगेन शेयर्स, डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे चैप्टर्स आपके बनते हैं। फिर आते हैं बेटा थर्ड प्रायोरिटी पे, बिल्कुल लास्ट में आ जाओ बेटा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। 5 से 10% आपका वेटेज रहता है। सर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक बार दिखा दीजिए बेटा। दिखा देते हैं, देखो क्या क्या चीजें आनी है। देखो कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स पढ़ लो, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें आपको अकाउंट मतलब यूनिट 1 में पढ़नी है। प्रायोरिटी 3 पे रखिए। तो बेटा प्रायोरिटी पता लग गई ना, तो
अगर आप सेल्फ स्टडी करने जा रहे हो, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको ये प्रायोरिटी टेबल पे फोकस रखना है। पीडीएफ कहां मिल जाएगी बेटा? व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगी, मांग लेना, मैं दे दूंगा, मैं वैसे भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये प्रायोरिटी टेबल चाहिए, प्रिंट आउट निकलवा के या अपने हैंड रिटन नोट्स में बना लो और अपने सामने दीवार पे कहीं पे चिपका लो और इसी टेबल के हिसाब से बेटा पढ़ाई करो। सिंपल स्ट्रेटजी दे रहा हूं, ठीक है, ओके। फिर आते हैं अब दो तीन तरीके के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक तो वो बच्चा होगा जिसने अभी अभी कहानी को शुरू किया, यानी कि उसको मैं मान रहा हूं कि कुछ भी नहीं मालूम, उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया था, उसके पास टाइम कम था। बेटा जब मैं तैयारी करता था ना, मेरे पास इतना काम होता था, जैसे कि काम सर कैसा, क्लास 12 का पेपर दिया, फिर कॉलेज में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस चल रहा है, फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो भाई नया कॉलेज थी, नई जिंदगी थी, उसको समझने में टाइम लग रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिसंबर में था, ठीक है। अब मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी थी, सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी, इंटरनल एग्जाम्स की तैयारी, असाइनमेंट अलग बनाने थे, कॉलेज डेली जाना होता था, रेगुलर कॉलेज था। तो मैं उस बीच में क्या करता था भाई, कभी कभी मेरी पढ़ाई सीएस की हैम्पर होती थी। अब मैं क्या करता था बेटा, मैं बिगिनर की तरह सोचता था। तो अगर आप लोग बिगिनर हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, टाइम नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले बेटा अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना सीखो, है ना। सर क्या आप बात कर रहे हो, 15 से 20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे? नहीं बेटा, कंसेप्ट बहुत डिटेल में क्लियर नहीं होंगे, हाँ, बट इतना आ जाएगा जितने से आप पेपर कर लो और आखिरकार आपको पास होना है, हो जाओगे, ठीक है। बेटा रिवीजन स्ट्रेटेजी पे फोकस रखेंगे, रिवीजन अपना करते रहेंगे, जो भी आप पढ़ रहे हैं रिवीजन करते रहिए। और बेटा मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सर क्या हम आरटीपी ना लगाएं, एमटीपी ना लगाएं, पीवाईक्यू ना लगाएं? बेटा बिल्कुल लगाइए, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो लगाइए। अगर आप मतलब पीवाईक्यू में फंस जाओगे ना, तो आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन छूटेंगे, रिवीजन छूटेगा, कंसेप्ट छूटेगा, तो सिर्फ पीवाईक्यू लगा के भी काम नहीं चलेगा। अब आते हैं दूसरे लेवल पे बच्चे, जो है मास्टर के बच्चे। अब जब मैं समझ गया कि भाई मैं अपने कॉलेज और सीए फाउंडेशन को कैसे मैनेज करूं, तो मैं आ गया, बन गया मास्टर। अब मैं मास्टर था तो क्या करता था बेटा, मैंने कंसेप्ट पढ़ लिए, रिवीजन कर लिया। अगर कोई इस बच्चा वीडियो को देख रहा हो जो थोड़ा बहुत जानता है और थोड़ा बहुत पढ़ाई करना बचाओ, तो बेटा आप एमटीपी आरटीपी पे फोकस रखो। आरटीपी आ चुकी है, एमटीपी आ जाएगी तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा अकाउंटिंग की। और बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पूरा फोकस रखना है आपको, यानी कि दिनों रात एक करके बिना घड़ी देखे बिना अपना बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू रखो। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है, आरटीपी लगाओ, एमटीपी लगाओ, मुझसे बात कर लो, मैं क्वेश्चन दे दूंगा, करते रहो बैठ के आराम से, ठीक है। और फिर आते हैं बेटा लेजेंड वो बच्चे हैं जो बिल्कुल सब कुछ पढ़ चुके हैं, और हो सकता है कि ये लेजेंड वो वाले बच्चे हैं जो सितंबर अटेम्प्ट के लिए देने जा रहे हो, इसलिए कह रहा था कि ये वीडियो सितंबर वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो क्या करें बेटा, उनको भी क्वेश्चंस पे पूरा फोकस रखना है। अब जो बच्चा लेजेंड है उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट नहीं रखा है भाई। जो लेजेंड बच्चा है ना, जो सब कुछ पढ़ चुका है, वो कॉन्सेप्ट क्या ही करेगा पढ़ के, हाँ रिवीजन करते रहिए। जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है उसका रिवीजन कर लीजिए। एमटीपी आरटीपी होगा और बेटा पीवाईक्यू तो आपको लगाना ही लगाना है। अब बात सुनना बेटा, ऐसा नहीं है कि बिगिनर जो बच्चा है जिसको नहीं आता है वो एमटीपी आरटीपी नहीं लगाएगा। मैंने क्या बोला, आपके पास समय है आप लगाइए, अगर समय नहीं है तो बेटा आप इन चीजों पे फोकस रखिए। मेरे हिसाब से अगर आप इतना भी फोकस कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा और आप अपने पेपर को आराम से लिख के आओगे। बेटा यही सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों को भी यही करना है, प्रायोरिटी टेबल पे फोकस रखना है, क्लासेस लेते जाना है, सिलेबस कंप्लीट करते जाना है और क्वेश्चन लगाते जाना है। सर ये तो हो गई बड़ी बेसिक सी स्ट्रेटजी। और बताइए सर अकाउंट्स में हम और क्या क्या कर सकते हैं? देखो बेटा मेरा हमेशा से एक ट्रिक रहा है अकाउंट्स के पेपर को सॉल्व करने का, और वो बहुत सिंपल है। देखो क्या है बेटा, आपको पता है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो कंपलसरी आता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर ए है वो आपका ट्रू एंड फॉल्स का होता है, 12 नंबर आपको वहां से मिलते हैं, 4 नंबर की थ्योरी आती है, 4 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है। बेटा 20 नंबर तो क्वेश्चन नंबर 1 में मिलने ही है आपको, आराम से आप कर लोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो। बेटा बाकी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बेटा पार्ट नंबर बी पे आते हैं। मान लो ये 5 नंबर का पेपर क्वेश्चन आता है और इसमें थ्योरी है, तो पहले आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 5 नंबर आपके यहां से हो गए। तो चलो मैं लिख देता हूं बेटा, 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से जो कि कंपलसरी है, 5 नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर बी से मिल गए, 25 नंबर तो ये क्लियर हो गए। आपको मैं मान के चल रहा हूं कि भाई 40 चाहिए पास होने के लिए, 50-60 का टारगेट लेके चल रहे होगे बेटा। अब इन 2, 3, 4, 5 में से बाकी के बचे 4 क्वेश्चन, बाकी के बचे 5 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 करने है ना। तो मैं लिख देता हूं एनी 4। बेटा सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को निकाल के बाहर फेंक दीजिए जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता। अब एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं हूं और मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बिल्कुल नहीं आता, भाई छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। और इन तीनों चारों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा बेटा जो आपको 100% आता होगा, जैसे एनपीओ, डिसोल्यूशन, कुछ तो आता होगा ना बेटा, पहले उसको अटेम्प्ट कर लो। मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा आता है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में 20 नंबर और मिल गए, कितने हो गए? 45 नंबर सर हमारे कंफर्म हो गए। यानी कि सर इंडिविजुअली अकाउंट्स में मैं पास हो गया।
बटे बेटा अभी भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 बचा हुआ है। बेटा इसमें मरी से मरी हालत में अगर 20, 20, 40 और 15, 55 नंबर के क्वेश्चन पेपर में से मरी हालत में बेटा 15, 20 नंबर भी स्कोर कर ले गए ना, तो बेटा टोटल आपके कितने आ गए? 60 आ गए। आप समझ रहे हो मेरे को कि जिन चीजों पे कमांड है उन चीजों पे फोकस रखेंगे, जिन चीजों पे कमांड नहीं आ रही है उन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे पेपर में, क्योंकि आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो और वो चीजें पहले करने का जो तुमको 100% आती है। मुझे पता है कि भाई मैं पार्टनरशिप का सवाल करूंगा तो मेरी बैलेंस शीट मैच होगी ही होगी, तो मैं क्यों ना करूं। और ध्यान रखना बेटा, अकाउंट्स में क्वेश्चन पेपर को छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। बस सिंपल सी स्ट्रेटजी बेटा ये फॉलो करिए। अगर फिर भी कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके बारे में एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा। पेपर लिखने की प्रैक्टिस बनाइए, पेपर बैठ के लिखिए 3-3 घंटे, और इसके साथ साथ बेटा स्टेप मार्किंग मिलती है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, सोचो सही, होगा सही, आराम से पेपर दे के आना, आराम से अपनी तैयारी करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूं, व्हाट्सएप कम्युनिटी में बेटा आप जुड़ जाओ, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप इस कम्युनिटी पे मुझसे पूछ सकते हो। ऐसी ही एक वीडियो बेटा इकोनॉमिक्स की लेके आऊंगा, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स का वेटेज बताऊंगा और प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए ये बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बहुत अच्छा करोगे तुम, मुझे पूरा भरोसा है। अपने पापा मम्मी का आशीर्वाद लेते रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो और ऊपर वाले पे जो है भरोसा रखो। अपनी तैयारी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। जय हिंद।